हेलो बच्चों, आपके अपने यासिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ यासिन क्लासेस यूट्यूब चैनल ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ स्वागत है। आज के इस वीडियो में 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से गिल्लू पाठ को देखेंगे। गिल्लू पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ गिल्लू पाठವನ್ನು ನೋಡೋಣ। गिल्लू पाठದ लेखकी महादेवी वर्मा। तो बच्चों, पाठ को देखने से पहले हम लेखिका का एक छोटा सा परिचय देखेंगे। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा जी क्या है? विश्व स्तर की कवयित्री हैं। कवयित्री, कवि, कवयित्री, कवि पुल्लिंग शब्द और कवयित्री स्त्रीलिंग शब्द। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवयित्री। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या है? विश्व स्तर की कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ? ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ कवयित्रियागिದ್ದಾರೆ। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, यानी महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಆಧುನಿक मीराबाई ಅಂತ ಅಥವಾ ಆಧುನಿक मीरा ಅಂತ करियुत्तारे। आधुनिक मीराबाई क्यों कहा जाता है इन्हें? मध्यकाल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई को तो आप जानते ही हैं। उनकी रचनाओं में या उनकी काव्यों में क्या होता था? एक वेदना होती थी, एक पीड़ा होती थी जो कृष्ण को मिलने के लिए थी। कृष्ण को मिलने के लिए जो पीड़ा थी वो उनके अंदर दिखाई देती थी। तो उसी तरह महादेवी वर्मा जी के काव्य में भी कुछ ऐसी ही पीड़ा दिखाई देती है। तो आलोचक क्या कहते हैं? इन्हें आधुनिक मीरा कहते हैं। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा जी ಅವರ ಜನ್ಮ 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907 ರಲ್ಲಿ ಫರ್ರುಖಾಬಾದದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता ಹೇಮರಾಣಿ थी। ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು गोविंद प्रसाद वर्मा, ताई ಹೆಸರು ಹೇಮರಾಣಿಯಾಗಿತ್ತು। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA की उपाधि प्राप्त की। ಅವರು प्रयाग विश्वविद्यालयದಿಂದ संस्कृत विषयದಲ್ಲಿ MA ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು। उसी तरह प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद संभाला, यानी प्रधान अध्यापिका के रूप में उन्होंने कार्य किया है। कहां पर? प्रयाग के महिला विद्यापीठ में। ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಯಾಗದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। महादेवी वर्मा जी ಅವರು ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। इनकी प्रमुख रचनाएं, ಇವರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು याम, सांध्यगीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು। महादेवी वर्मा जी ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು पुरस्कारों ಕೂಡ ದೊರೆತಿವೆ। महादेवी वर्मा जी को क्या हुआ है? कुछ पुरस्कार भी मिले हैं। तो उनमें से प्रमुख है महादेवी वर्मा जी को सेक्सेरिया पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार, द्विवेदी पदक आदि पुरस्कार प्राप्त हैं। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। महादेवी वर्मा जी ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸೇರಿಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಮಂಗಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ದ್ವಿವೇದಿ ಪದಕ್ ಮುಂತಾದ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇವೆ। ಇವರ ಯಾಮಕೃತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪುರಸ್ಕಾರವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ದೊರೆತಿದೆ। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ರಚನಾಕಾರರ ನಿಧನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1987 ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। तो बच्चों, ये हो गया महादेवी वर्मा जी का एक छोटा सा परिचय। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। गिल्लू एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र ये भी एक गद्य साहित्य की विधा है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या किसी वस्तु की विशेषता को दिखाया जाता है और यह काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠ ರೇಖಾಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ಕೂಡ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗದೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ। बच्चों, इस पाठ से हमें स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ स्नेह भाव ಮತ್ತು प्राणी दया ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेव वर्मा जी के प्रेम के बारे में भी हम जानते हैं। ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। तो बच्चों हम अब पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ का विवरण देखते हैं। पाठ के आरंभ में लेखिका कहती हैं, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुओल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। लेखिका जब अचानक एक दिन सुबह अपने कमरे से बरामदे में आकर देखती हैं तो 2 कौवे क्या कर रहे हैं, गमले के चारों ओर अपनी चोंचों से छुआ छुओल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुओल मतलब एक चीज को छूना और छोड़ देना जैसा खेल खेल रहे हैं। ये छुआ छुओल जो है बचपन में खेला जाने वाला एक खेल है। एक वस्तु को छूने के लिए कहा जाता है और जाकर उसको छूना पड़ता है, और जब दूसरी वस्तु का नाम लेने के बाद उस वस्तु को छोड़कर फिर दूसरे वस्तु को छूना पड़ता है। तो इसको हम छुआ छुओल जैसा खेल यहाँ पर कह सकते हैं। तो उस और यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है। लेखिका यहाँ पर काकभूषणी को विचित्र पक्षी कहती हैं, और एक काकभूषणी जो है पुराणों में इसका जिक्र आता है। यह पुराण में पक्षियों का गुरु है। तो पुराणों में यहाँ कहा गया है कि काकभूषणी जो है पक्षियों का गुरु है और राम भक्त है और परम ज्ञानी भी है। तो काकभूषणी क्या है, एक राम भक्त है, पक्षियों का गुरु है और परम ज्ञानी है। लेकिन लेखिका इसको विचित्र पक्षी कहती हैं क्योंकि वह एक साथ समादरित है, समान गौरव भी पाता है, और अनादरित है। अनादरित यानी अगौरव भी पाता है। समादरित का विलोम शब्द अनादरित। तो यहाँ पर गौरव भी पाता है और अगौरव भी पाता है। और आगे चलकर कहती हैं अति सम्मानित है और अति अवमानित है। तो उसको सम्मान भी उतना ही मिलता है और उसको अपमान भी उतना ही मिलता है, यानी उसको बहुत सम्मान भी मिलता है और बहुत अवमानना भी उसको झेलनी पड़ती है। इसलिए लेखिका महादेवी वर्मा जी उसको विचित्र पक्षी कहती हैं। तो लेखिका काकभूषणी को विचित्र पक्षी क्यों कहती हैं? काकभूषणी एक साथ समादरित है, अनादरित है, अति सम्मानित है, अति अवमानित है, इसलिए उसे विचित्र पक्षी कहती हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಮುಂಜಾನೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಾಮ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಗೆಗಳು ಗಮಲೆ ಕೆ ಚಾರೋ ಓರ್, ಗಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಕುಂಡದ ಸುತ್ತುವರೆದು ಚೋಂಚೋं से छुआ छुओल जैसा खेल खेल रहे हैं। ಚೋಂಚ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕೊಕ್ಕು, ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟುವ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಮುಂದೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಾಕಭೂಷಣಿ भी ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ है। ಈ ಕಾಕಭೂಷಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ। ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಕಭೂಷಣಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। ಲೇಖಕಿಯವರು ಕಾಕಭೂಷಣಿಯನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗೌರವವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪಡೆಯುತ್ತೆ, सम्मानವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯವರು ಇದನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। हमारे पुरखे का अर्थ होता है हमारे पूर्वज जो है न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। पितर पक्ष का अर्थ होता है जो मृत्यु के बाद जो क्रियाकलाप होते हैं, जो श्राद्ध होते हैं, उसको हम पितर पक्ष कहते हैं। तो अवतीर्ण होना का अर्थ होता है जन्म लेना या ऊपर से नीचे उतरना होता है। तो पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए तो हमारे पूर्वज जो है काक बनकर ही आते हैं या जन्म लेते हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಗರುಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಂಸ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ಅವರು ಪಿತರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಕಾಗೆಯಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಕಾಗೆಯಾಗಿಯೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ। तो अब आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो लेखिका आगे कहती हैं कि जो हमारे दूरस्थ प्रियजन हैं, हमारे मित्र संबंधी हैं, उनको अगर हमारे आने का मधुर संदेश देना है तो हम कौवे के कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। या कोई मित्र संबंधी हमारे घर आने वाला है तो उसका संदेश हमें
इनके कर्कश स्वरों से ही मिलता है। हमारी दादी नानी हमारे घर पर अगर कोई कौवा काँव काँव करने लगता है लगातार, तो वो कहती थी कि कोई दूर का रिश्तेदार हमारे घर आने वाला है। तो ऐसा अनुभव हमारे बचपन में हमें हुआ है, तो आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा। तो यहाँ पर इस बात से हमें पता चलता है कि कौवे के काँव काँव करने को भी हम कितनी महत्वता प्रदान करते हैं, या कौवे के काँव काँव करने को भी हम एक संदेश के रूप में लेते हैं, और दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। ಲೇಖಕಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಇವರ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಗೆಯ ಒಂದು ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿಯನ್ನು, ಈ ಕಾಗೆಯ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂದೇಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಪಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ। तो आगे देखते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका कहती हैं कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटी सी जीव पर उनकी दृष्टि पड़ती है, और वह निकट जाकर देखती हैं तो वह एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो लगता है या संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और जो दो कौवे हैं उसमें अपना आहार खोज रहे हैं, यानी उस छोटे से जीव को एक कौवे खाने की कोशिश कर रहे हैं। ಲೇಖಕಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಕ ಪುರಾಣದ ವಿವೇಚನದಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ ತಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಹೂಕುಂಡ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿತು। ಅವರು ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅಳಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ। ಈ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನೋಡುತ್ತಿವೆ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। काकद्वय, काक यानी कौवा, द्वय यानी दो कौवों की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा हुआ था। वह घबरा कर, निष्क्रिय होकर, बिना हिले डुले वह गमले से चिपक कर बैठ गया था। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಾಕದ್ವಯಗಳ ಕೊಕ್ಕಿನ ಎರಡು ಗಾಯಗಳು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿದ್ದವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೂಕುಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಟಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेखिका के घर में जो दूसरे लोग थे वे कहते हैं कि कौवे की चोंचों के घाव से यह बच नहीं पाएगा, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दिया जाए या इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए। ಲೇಖಕಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಕಾಗೆಯ ಕೊಕ್ಕಿನ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। लेखिका आगे कहती है, परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि छोटे से जीव कर छोड़कर आना उनका मन नहीं मानता, तो उसे हौले से यानी धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाती है, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाती। ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅದು ಅಳಲಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಒಂದು ಮುಲಾಮವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮರಹಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲಾಮು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ 2 ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಲಾಯಿತು। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने। ಮೂರನೇ ದಿನ ಅದು ಇಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿತವಾಯಿತೆಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀಲಿ ಗಾಜಿನ ಮುತ್ತಿನಂತಿರುವ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು। तो बच्चों आगे देखते हैं। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಯವಾದ ಕೂದಲುಗಳು, झब्बेदार पूंछ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲಿನ ಬಾಲ,
विस्मित अंद्रे विस्मय। 3-4 मास में ही उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಒಂದು ನಯವಾದ ಕೂದಲುಗಳು, ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿನ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಚಂಚಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಡಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿ, ಲಟ್ಕಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೇತು ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಬಿಚಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸುವುದು। तो लेखिका उसे गिल्लू नाम देती हैं और उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगती हैं और उसको उसे रहने के लिए एक फूल रखने वाली हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे खिड़की के पास तार से लटका देती हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಲೇಖಕಿಯವರು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಯನ್ನು ಗಿಲ್ಲು ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಗಿಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ। ಹೂ ಇಡುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಸಿ ಅದನ್ನು ತಾರದಿಂದ खिड़किया हत्तीर नेतु हाकिदरू। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಝೂಲನ ಅಂದರೆ ತೂಗಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಜೋಲಾಡುವುದು, ಮನಕ ಅಂದರೆ ಮನಿ, ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಅಂದರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು। लेखिका ने एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की के पास लटका दिया था। वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं ही उसे हिलाकर अपने घर में झूला झूलने लगता और अपनी जो कांच की मनकों सी प्यारी सी चमकीली आंखें जो हैं उससे कमरे के अंदर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता और समझता रहता था, लेकिन उसकी यह समझदारी पर और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। ಲೇಖಕಿಯವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ನೇತು ಹಾಕಿದರು। ಅದುವೇ ಗಿಲ್ಲುವಿನ 2 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು। ಅದು ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಜೋಲಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಂತೆ ಇರುವ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಏನೇನೋ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು। ಆದರೆ ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪಾಠದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ನೀವು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಚಾನೆಲ್ವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ। ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ವನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟನ್ವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ। ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।